हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ने अभी तक के जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं जूलॉजी सेक्शंस के वो आपने देखा होगा, रिवीजन किया होगा। ठीक है, खासकर ये जो सेल साइकिल वाला चैप्टर है ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मांगता है। ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी समझने की आपको ज़रूरत है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो केवल रट्टाफिकेशन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्लियर है? तो आप लोग उसको अच्छे से जो है थ्योरी वाला वीडियो देखने के बाद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्लियर है? और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये तो हम बस समझा के आपको जो है PYQ करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आप पे है कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर पाते हो। क्लियर है? और 71वीं BPSC का जो न्यूज़ आया है 30 अगस्त को इसका PT होने वाला है, 2 जून से इसका फॉर्म भरवा रहा है। ठीक है, ये सभी न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। क्लियर है? तो जो भी एस्पिरेंट्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की एज वेल एज इसका PCS का, ठीक है, वो लोग जो है कमर कस के दिन रात मेहनत करें। ठीक है, और हमारे चैनल पे जो है 17वीं BPSC के संदर्भ में जो मैंने GS पढ़ाया था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, बिहार स्पेशल, उन सभी के वीडियोस मौजूद हैं। आप लोग चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। आप लोग को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतनी तो गारंटी है। ठीक है, देखो बाकी चैनल्स में और मेरे चैनल में क्या फ़र्क है। बाकी चैनल्स में जो है क्या होता है कि वो लोग क्वेश्चन आंसर्स करवा देते हैं। ठीक है, कि ठीक है महामैराथन लेके आ गए 1000 का 2000 का, ठीक है, इतना सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ लगाते जाओ। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप लोग कंसेप्ट समझ लोगे तो उसी एक ही पैराग्राफ से अगर एग्जामिनर जो है 50 तरह के क्वेश्चंस बना सकता है तो वो सभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं। लेकिन अगर केवल डायरेक्ट MCQ अगर सॉल्व करोगे, जैसे अगर हम ही केवल MCQ बता दें, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बता दें कि अच्छा ठीक है इसका ये होगा A, इसका B, इसका C, इसका D, इसका ये याद कर लो। लेकिन अगर एग्जामिनर जो है उसको घुमा फिरा के पूछ दे तो क्या करोगे आप लोग, तब तो फिर फंस जाओगे ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको समझाने पे जोर देते हैं। ठीक है, ना कि उसको रटवाने पे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे। मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है क्वालिटी पे। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाओ, उसको अच्छे से इतना अच्छे से समझा दो कि बच्चा जो है उस चैप्टर से बने हुए किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो पाए। क्लियर है? तो दैट इज़ माई मोटिव एंड मिशन। ठीक है, तो इसीलिए जो है भले ही मेरे चैनल में कंटेंट कम रहता है लेकिन वो क्वालिटेटिव कंटेंट रहता है रादर दैन क्वांटिटेटिव। क्लियर है? तो चलिए बिना देरी करते हुए जो है हम लोग अपना चैप्टर शुरुआत करें। तो अब हम लोग देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस, यानी ये होगा हम लोग का PYQ पार्ट 2 ऑफ सेल डिवीजन और सेल साइकिल। ठीक है, और इसके ख़त्म होते ही हम लोग का आ जाएगा क्रोमोसोम चैप्टर। ठीक है, क्रोमोसोम चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, और देखो इन सभी चैप्टर्स को कराने के बाद हम लोग BPSC ट्री 1, 2, 3, ठीक है, जो भी उसके PYQs होंगे स्पेशली जूलॉजी सब्जेक्ट के, ठीक है, वो हम लेके आएंगे। ठीक है, और वो आप लोग को हम लोग डिस्कस करवाएंगे। लेकिन वो कब करवाएंगे? इन सभी चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स को फटाफट हम लोग पहले कवर अप कर लें। ठीक है, तब तक इन द मीनवाइल आप लोग रिवाइज करोगे और उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और रिवीजन करोगे फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट। तो इसका हम लोग को पता है ऑप्शन होगा B, जाइगोटिन स्टेज। ठीक है, क्योंकि जाइगोटिन स्टेज में ही जो है पेयरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हमें जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलती है। आप लोगों को पता है 5 स्टेज होता है। ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में कौन कौन सा स्टेज होता है? पहला होता है लेप्टोटिन, फिर होता है जाइगोटिन, फिर होता है पैकिटिन, ठीक है, फिर होता है आपका डिप्लोटिन, फिर होता है डायकिनेसिस। क्लियर है? तो लेप्टोटिन में क्या होता है? लेप्टोटिन में तो बस क्रोमोसोम्स जो है हमें अच्छे से कंडेंस्ड फॉर्म में विजिबल होते हैं। फिर जाइगोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। ठीक है, पैकिटिन स्टेज में क्या होता है? यही होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक बेटर फॉर्म में विजिबल होते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? सिनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर बाइवेलेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेट्राड फॉर्मेशन होता है। फिर डिप्लोटिन स्टेज में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, किस तरह से डिसोल्यूशन होता है उन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। फिर डायकिनेसिस में हमने देखा था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो नीचे में जो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है, ये क्या कह रहा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ किस फेज में ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो देखो माइटोटिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी और डी पहले ही काट दो, ठीक है। अब बचा मियोटिक, मियोटिक प्रोफेज या मियोटिक मेटाफेज। तो देखो मेटाफेज में तो होने से रहा, क्यों, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी क्या, तो बचा कौन, ऑप्शन ए। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है तो। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऑल्दो यूपीपीसीएस में आया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन डिवाइडेड बाय, ठीक है। पैरामीशियम में अगर आप लोग को याद होगा तो हमने बताया था, सबसे पहले तो यही बताओ कि पैरामीशियम किस फाइलम का है, ठीक है। ये हमने पढ़ाया हुआ एनिमल किंगडम में, कमेंट में इसका आंसर दो, ठीक है। अब देखो पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो आप लोग को याद होगा पैरामीशियम का कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। सिलिएटेड होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, सिलिएटेड है, ठीक है। ये पूरा सिलिएटेड होता है और इसमें जो है दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। एक होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा साइज। तो ये बड़ा साइज का न्यूक्लियस क्या हो गया तुमको, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस हो गया। क्लियर है। और एक होता है छोटा साइज का न्यूक्लियस, दैट इज़ माइक्रो, ठीक है। तो इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस छोटे वाले न्यूक्लियस में। जबकि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो सभी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। तो इन दोनों के फंक्शंस भी बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। और इन दोनों के डिवीजन के पैटर्न भी बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। जहाँ जो छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, माइटोसिस होता है। वहीं मैक्रो न्यूक्लियस यानी ये जो बड़ा वाला है न्यूक्लियस वो कैसे डिवाइड करता है, तो वो ए माइटोसिस से डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ए माइटोसिस, ठीक है। आप लोगों ने तो सुना नहीं है, आप लोगों ने तो बस माइटोसिस और मियोसिस सुना है, ठीक है। और सुनना है भी नहीं क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। दरअसल ये जो ए माइटोसिस होता है ये एक अलग तरह का सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जो कि जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ना कि हायर में, ठीक है। तो इसीलिए इतना डिटेल नहीं देखना है, बस इतना याद रखो कि पैरामीशियम में जो है मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन के दौरान ए माइटोसिस प्रोसेस से, ठीक है। और अगर माइक्रो न्यूक्लियस की बात आ जाए, छोटे वाले न्यूक्लियस की, तो वो माइटोसिस से डिवाइड करता है, ठीक है। मैक्रो होगा तो आंसर सी होगा और अगर माइक्रो होगा तो आंसर ए होगा। क्लियर है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और उसके बाद जो है सेल डिवाइड कर जाता है ट्रांसवर्सली, यानी इस तरह से सेल जो है डिवाइड कर जाता है और फिर क्या होगा, इस तरह से सेल जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड कर जाएगा और उसके बाद जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें जो है एक एक कॉपी बोथ मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चूँकि ये नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो ये भी यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको पहले से देख के नहीं जाओगे तो आप लोग पक्का इसको छोड़ दोगे या गलत करके आओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें गैस ही मारना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग मियोसिस कायज़मा आर ऑब्जर्व्ड एट पैकेटिन स्टेज। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कायज़मा जो है वो पैकेटिन स्टेज में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसी घटना, एक ऐसी फिनोमेना जहाँ की प्रेजेंस ऑफ वन कायज़मा, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ वन कायज़मा रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अनदर अकरिंग इन नियर विसिनिटी। मतलब अगर एक क्रोमोसोमल रीजन में एक अगर कायज़मा बन गया है, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, तो उसके आसपास जो है इसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है, इसी तरह का जो है एक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह की घटना को क्या कहते हैं, तो इस तरह की घटना को कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इस तरह की घटना को, इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी। यानी कोई भी इस कायज़मा को जो है इसके क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है,
इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना, है कि नहीं, मतलब कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये घटना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। एक इंटरफेरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव वाले चैप्टर में, फिजिक्स में, ठीक है। और एक इंटरफेरेंस यहाँ पे इस तरह का देखने को मिलता है सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाले चैप्टर में, ठीक है, जहाँ पे एक काइज़मा का फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है उस पॉसिबिलिटी को जिसमें कि कुछ और काइज़मा भी उस क्षेत्र में बन सकते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको, इस टर्म को याद रखना, ठीक है। और ये टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर हो गया तुरंत उड़ाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी बिल्कुल ही पहचान खो देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टीलोफेज हो गया, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम पूरी तरह से डीकंडेंस कर जाता है और इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो है वो नो लॉन्गर सीन, दिखाई ही नहीं देता है, क्लियर है, क्योंकि वो एक मास की तरह उलझा सा दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स, ठीक है। ये क्या कहता है, क्रोमोसोम क्लस्टर कर जाता है, ठीक है, एक गुच्छा की तरह दिखाई देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दिस फेज, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोमल कैरियोटाइप जो है, कैरियोटाइप क्या होता है, तो ये एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट, ठीक है, क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट के बारे में बताने वाला जो टर्म है उसको कहते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि क्रोमोसोमल कैरियोटाइप जो है, मतलब क्रोमोसोम का जो कंप्लीट सेट है वो हम किस फेज़ में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उसको हम आराम से आसानी से जो है उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये मेटाफेजिक स्टेज जो होता है, ऑप्शन बी, ठीक है, मेटाफेजिक स्टेज में ही जो है हम क्रोमोसोम को जो है आराम से बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेटाफेजिक स्टेज में, क्लियर है। और इसी स्टेज में हम बता सकते हैं कि क्या किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं कि नहीं, ठीक है। आगे हम लोग क्रोमोसोम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, इस तरह के एडवर्ड सिंड्रोम होता है। तो इस तरह के सिंड्रोम्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के कुछ इसको कहते हैं एक्स्ट्रा, मतलब ये जो है क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का हो जाना, ठीक है, या क्रोमोसोम का नंबर कम जाना, इस तरह के जो एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं आगे वाले चैप्टर में। और इस तरह के जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हमें मेटाफेजिक स्टेज में देखने को मिलता है क्लियरली। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोमोसोमल कैरियोटाइप जो है, मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम को जो है हम लोग बेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं मेटाफेज में, और मेटाफेज में ही जो है माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं और उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मियोसिस अकर्स इन, ठीक है, मियोसिस किस तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑल सोमैटिक सेल्स, दूसरा है ऑल जर्म सेल्स, तीसरा है गैमीट्स, चौथा है इन स्पर्म्स। देखो मैंने पहले ही बताया था, मियोसिस जो है वो सभी तरह के जर्म सेल्स में पाए जाते हैं। और ये जर्म सेल्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इन डिप्लॉयड सेल्स में जब मियोसिस होता है तो हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था जिसमें कि बताया था कि किस तरह से 2n से जो है n बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, मतलब 2n से n कैसे बनता है, इसी मियोसिस प्रोसेस से। और उसके बाद जो है जब गैमीट्स बन जाते हैं, ये n क्या है, गैमीट्स है, ठीक है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, तो वापस जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से 2n जो है डिप्लॉयड फेज रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस था ना, 2n से n से फिर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद डिप्लॉयड फेज रीस्टोर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है कि मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स में अकर करता है, ना कि गैमीट्स में। देखो गैमीट्स में कैसे अकर करेगा, ये तो हैप्लॉयड हो गया, ठीक है। ये जो मेल गैमीट है क्या होता है, हैप्लॉयड, मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉयड होता है। स्पर्म क्या हो गया, मेल गैमीट हो गया, ये भी हैप्लॉयड हो गया। ऑल सोमैटिक सेल्स ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या हो गया तुमको, हैप्लॉयडिक सेल्स हो गया, ठीक है। इसमें माइटोसिस होता है ना कि मियोसिस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो, ठीक है। वही चीज़ है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, बाय सेक्सुअल प्रोसेस इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स।
और जो गेमीट्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से, ठीक है। ये जो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स है इन्हीं को क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है दैट रिड्यूसेज, जिसमें कि क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है आधा से रिड्यूस हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और इसी को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। क्लियर है। तो मियोसिस का बेसिकली फंक्शन है टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जबकि फर्टिलाइजेशन उसी डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर कर देता है। क्लियर है। मियोसिस अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल जर्म सेल्स, ठीक है। ये मियोसिस जो है वो केवल एनिमल में नहीं बल्कि प्लांट के भी जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अकर करता है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन तो प्लांट्स में भी होता है ना, ठीक है। देयर बाय मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स। क्लियर है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको रीड कर लेना। क्लियर है, ठीक है। देखो आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने नोट कॉपी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस जो है हमेशा डिफर करते हैं किस चीज़ में, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ए होगा क्या, क्रोमेटिड। क्या क्रोमेटिड में डिफर करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोमेटिड्स तो दोनों में प्रेजेंट होता है कि नहीं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, भाई क्रोमोसोम तो दोनों में प्रेजेंट होता है ना, तो क्रोमेटिड्स जो है वो तो दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये तो होगा नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम भी दोनों में होता है कि नहीं। ऑल्दो माइटोसिस में तुमको ठीक है क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स तो होते हैं ना भाई, है कि नहीं, यानी एक पेरेंट का 2 कॉपी तो होता है ना, तो इसका मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम तो होगा, ठीक है। इसका मतलब ये डिफरेंस तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, सिमिलैरिटी हो गया ये तो। ऑप्शन सी बाइवेलेंट, हाँ बिल्कुल बाइवेलेंट होगा, क्यों, क्योंकि बाइवेलेंट जो टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है वो केवल और केवल मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस में होता है। मियोसिस के किस स्टेज में होता है, याद आया, पैकिटिन स्टेज में, वेरी गुड, ठीक है। तो इसी को टेट्राइड फॉर्मेशन या बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होता है, और ये केवल और केवल मियोसिस में हमें देखने को मिलता है। सेंट्रोमियर, अब देखो सेंट्रोमियर क्या होता है, जहाँ क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं इसी को तो सेंट्रोमियर कहते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर भी दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आने से आप एलिमिनेशन भी आराम से कर सकते हो और आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर हो गया। आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2, ठीक है, किस स्टेज में जो है सेंट्रोमियर जो है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। जो सेंट्रोमियर है वो 2 भाग में स्प्लिट करता है, यानी पूछ कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो हमने बताया था स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो एनाफेज 2 में होता है, ठीक है, एनाफेज 2 में। यहाँ पे वैसे भी एनाफेज 1 का जिक्र ही नहीं किया है, क्लियर है। तो एनाफेज 1 में भी स्प्लिटिंग होता है सेंट्रोमियर को, एनाफेज 2 में भी होता है, ठीक है। तो एनाफेज स्टेज जो है इसी में क्या होता है, सेंट्रोमियर 2 भाग में टूट जाता है। क्लियर हो गया। देखो क्या कह रहा है कि मियोसिस 1 में 4 फेजेस होते हैं, उसी तरह मियोसिस 2 में भी 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। जो एनाफेज 2 की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है, प्रत्येक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है टूटता है, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर अलाउइंग टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। आप लोग को याद होगा कुछ इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है एनाफेजी के स्टेज में, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और एक सेकंड, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा जहाँ पे क्या होता है सेंट्रोमियर टूट रहा है, ठीक है, टूट गया, टूटने के बाद जो है ये ऑपोजिट पोल्स में क्या हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। क्लियर है। तो ये चीज़ जो है कहाँ होता है, एनाफेज 2 में होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड एट, देखो फिर से क्वेश्चन को घुमा फिरा के कह रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को हम किस फेज में काउंट कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ को हम काउंट कब कर सकते हैं, जब उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, और हमने पहले ही बताया है, अभी जस्ट एक क्वेश्चन में बताया था कि जो कैरियोटाइप होता है क्रोमोसोम का, जो मॉर्फोलॉजी होता है क्रोमोसोम को जो है वो बेस्ट विजिबल कर सकते हैं एट मेटाफेज स्टेज, ठीक है। तो इसका आँख मूंद के ऑप्शन क्या लगा होगा, ऑप्शन बी मेटाफेज। इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है, कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन पढ़ सकते हो कि मेटाफेज जो होता है वो बेस्ट स्टेज होता है किस चीज़ के लिए, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनी स्पीसीज एंड टू एस्टैब्लिश अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। किसी भी प्रजाति का अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें पता करना है
तो उसको काउंट करने के लिए मेटाफेज स्टेज बेस्ट होता है, ठीक है। और यही स्टेज बेस्ट होता है किसी भी क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। अभी हमने देखा क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमें क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है। क्लियर हो गया। आगे ये सब आपकी मर्जी है, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस। देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, वो भी टीजीटी में आया हुआ था, ये भी देखो टीजीटी में पूछा हुआ है। क्या कह रहा था उसमें कि माइटोसिस और मियोसिस में बताइए क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या चीज़ें हैं इन चारों ऑप्शंस में से जो कि केवल और केवल मियोसिस में प्रेजेंट होता है, बताइए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट्स। अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम केवल क्या आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट तो दोनों में होता, अभी मैंने बताया मियोसिस और माइटोसिस दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को पार्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर में यही तो होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, बिल्कुल, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है, 2n से n बना देता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, 4 न्यूक्लियाई यानी 4 डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होता है, बिल्कुल सही। आइडेंटिकल होगा तब तो ये माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होता है इसीलिए तो ये मियोसिस है। क्लियर है। और ये आइडेंटिकल क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वेरिएशन हो जाता है, इसीलिए जो है ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो ऑल आर करेक्ट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, याद आया, स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है एस्ट्रल फाइबर्स, राइट, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मैंने बताया था कि जो एस्ट्रल फाइबर्स होता है वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है, उस समय मैंने ट्यूबलिन प्रोटीन का भी नाम लिया था। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो प्रोटीन वाला जो ऑप्शन होगा वही होगा, तो इस दोनों में प्रोटीन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों गया, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में कह रहा है कैल्शियम एंड प्रोटीन और ऑप्शन सी में कह रहा है सोडियम एंड प्रोटीन। अब देखो सोडियम का इसमें कोई फंक्शन नहीं है, सोडियम का सेल डिवीजन और सेल साइकिल में कोई फंक्शन है ही नहीं। सोडियम का फंक्शन कहाँ होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, ठीक है। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखना सोडियम और पोटेशियम का बहुत फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इसी के थ्रू जो है इम्पल्स ट्रैवल करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है उसके थ्रू जो है ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, नर्व सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है सोडियम। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम बिल्कुल सही है, कैल्शियम और प्रोटीन जो है इसी से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। चलो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन कैल्शियम एंड प्रोटीन। द कैल्शियम एंड प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, ठीक है। ये जो कैल्शियम और प्रोटीन होता है वो मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के द्वारा जरूरत होता है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल के बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता तो होगी ना, क्योंकि आपको पता होगा कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है सेल वॉल, ठीक है, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है, मिडिल लैमेला जो होता है सेल वॉल का ही कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से बना हुआ रहता है। क्लियर है। तो मिडिल लैमेला को बनने के लिए जो है कैल्शियम पेक्टेट की आवश्यकता होती है और यही कैल्शियम पेक्टेट जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। तो इसका जो है ज़रूरत माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन। देखो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज़ में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है एस फेज़, क्या एस फेज़ में होगा, नहीं, क्योंकि इसमें तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है G1 फेज़, ऑप्शन सी कह रहा है G1 एंड G2 फेज़, ऑप्शन डी कह रहा है एम फेज़। एम फेज़ में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन सी कह रहा है G1 एंड G2 फेज, मतलब इस दोनों फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि G2 फेज में जो है जब G2 फेज में क्या होता है, डीएनए का नंबर जो होता है वो डबल हो गया रहता है, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है एस फेज़ में वो मोर क्लियरली कहाँ विजिबल होता है, G2 फेज़ में, ठीक है। तो G2 फेज़ में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि उसमें जो है जो बना हुआ डीएनए डबल हो गया रहता है वो मोर क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। और इसमें G2 फेज़ में जो है वो सेल एम फेज़ के लिए तैयारी कर रहा होता है, एम फेज़ में एंट्री मारने के लिए, ठीक है, जाने के लिए।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, G1 फेज़ में। क्यों? क्योंकि G1 फेज़ में जो है बेसिकली mRNA, ठीक है, mRNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। mRNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिससे कि DNA के सिंथेसिस में हेल्प हो सके, ठीक है। ये देखो, ये पढ़ो, ड्यूरिंग G1 फेज़ में क्या होता है, सेल जो रहता है वो अपना पूरा साइज़ में ग्रो कर पाता है, ठीक है, और ग्रो करके वो mRNA और प्रोटीन बनाता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस, जो कि S फेज़ में होगा, ठीक है। तो इसके आने वाला नेक्स्ट फेज में जो चीज़ होना है, DNA रेप्लिकेशन और DNA सिंथेसिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, वो चीज़ों को तैयार कौन करता है, G1 फेज़। और वो चीज़ें क्या है, mRNA और प्रोटीन्स। क्लियर है? एक तो सेल अपने साइज़ में बड़ा हो जाता है, दूसरा जो भी ऑर्गेनल्स ज़रूरत है नॉर्मल फंक्शन ऑफ DNA सिंथेसिस के लिए, जो स्पेशली mRNA और प्रोटीन्स, उसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है, जिससे कि आराम से सेंट्रोजोम्स के कंपोनेंट्स बन सकें। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, DNA पॉलीमरेज इज़ हाईली एक्टिव इन। अब देखो, DNA पॉलीमरेज जो होता है ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है DNA रेप्लिकेशन में, ठीक है। जब जेनेटिक्स चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एंजाइम जो है बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होता है DNA रेप्लिकेशन फिनोमेना में। तो जिस फेज़ में DNA का रेप्लिकेशन होगा उसी फेज़ में ये हाईली एक्टिव होगा। तो कौन सा फेज है ये, बताओ। देखो, प्रोफेज और मेटाफेज तो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी तो गया। ऑप्शन सी और डी में बताओ क्या होगा, एस फेज में होगा या G2 फेज में होगा, बताओ। बिल्कुल सही, एस फेज में होगा। क्यों? क्योंकि एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। DNA जो है वो क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। क्लियर? एक DNA से जो है वो 2 DNA का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, एस फेज़ में हो रहा है। और एस फेज़ में जो है DNA पॉलीमरेज हेल्प करेगा इसको रेप्लिकेट करने में। क्लियर है? G2 फेज़ में तो ये ऑब्जर्व होगा क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द G0 फेज़ ऑफ सेल साइकिल इज़ फाउंड इन द। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, G0 फेज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कि एक ऐसा क्विसेंट फेज होता है, ठीक है, जिसमें कि सेल्स जो है नॉर्मली डिवाइड करते नहीं हैं जब तक कि इन्हें बुलाया ना जाए, ठीक है, अनटिल रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है, जब तक कि इन्हें कहा नहीं जाए। और ये कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो तब डिवाइड करते हैं जबकि किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी बीमारी में जो है कोई सेल्स डैमेज हो जाए और उसे रिप्लेस करने का इमीडिएट आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का G0 फेज ऑफ सेल साइकिल जो है वो किस सेल्स में पाए जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सेल्स ऑफ ओरल म्यूकोसा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी है सेल्स ऑफ मैल्पीजियन लेयर, ऑप्शन डी है इथीलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो देखो, G0 फेज ऑफ सेल साइकिल जो है वो न्यूरॉन्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है हार्ट सेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है ये नर्व और हार्ट सेल्स में ही पाया जाता है। क्लियर है? तो G0 फेज ऑफ सेल साइकिल इज़ फाउंड इन न्यूरॉन्स, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, G0 फेज इज़ व्यूड एज आइदर एन एक्सटेंडेड G1 फेज़, ठीक है, मतलब ये एक तरह का एक्सटेंडेड G1 फेज़ ही इसको मान सकते हैं, जहाँ की सेल जो है वो ना कि डिवाइड करता है ना ही ये डिवाइड करने के लिए तैयारी करता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली ए डिस्टिंक्ट क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट मतलब ये एक डिस्टिंक्ट जो है इनएक्टिव स्टेज होता है जो कि अकर करता है आउटसाइड ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, इसीलिए इसका जो है नाम हम लोग सेल साइकिल के सीक्वेंस में नहीं लेते हैं, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, कभी कभार कुछ सेल्स जैसे कि नर्व और हार्ट का मसल सेल्स जो है वो क्विसेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है व्हेन दे रीच मैच्योरिटी, ठीक है। तो किसी बीमारी के कारण नहीं भी, एजिंग के कारण भी हो सकता है कि कभी कभार कुछ सेल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं व्हेन दे रीच मैच्योरिटी, यानी व्हेन दे आर टर्मिनली ओल्ड, ठीक है, काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं। तब क्या होता है, कुछ सेल्स जो है वो दे डू नॉट डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स तो बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि कुछ सेल जो है वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस द सेल लॉस ड्यू टू इंजरी ऑफ सेल डेथ। सच टाइप ऑफ सेल्स जो है वो G0 फेज़ में रह जाते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए इसको क्विसेंट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। माइटोसिस में हमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोमल और न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, पहले ही हमने बताया। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल डिवीजन भी एक होगा और न्यूक्लियर डिवीजन भी एक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम भी एक ही बार डिवाइड करता है और न्यूक्लियस भी एक ही बार डिवाइड करता है, ठीक है। क्लियर हो गया?
तो इसमें 1 and 1 विल बी द राइट आंसर। और ये माइटोसिस जो है वो जनरली सोमैटिक सेल्स में होता है। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि माइटोसिस जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन है दैट रिजल्ट्स इन 2 न्यूक्लियस। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होता है दैट आर यूजुअली पार्टीशन टू 2 डॉटर सेल्स। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, इट इज़ मेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल नंबर। माइटोसिस का फंक्शन ही क्या है? सेल नंबर बढ़ाना, और क्या। तो ये जनरली एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस के दौरान देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ह्यूमन्स ड्यूरिंग सेल साइकिल जीवन फेज लास्ट फॉर अबाउट। ठीक है, क्या कह रहा है? ह्यूमन्स में जो है ये जीवन फेज जो है वो कितना देर तक लास्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इसको याद कर लो। ठीक है, इट्स अ फैक्ट कि जीवन फेज में जो है वो कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स लगता है। ठीक है, तो टोटल हमें पता है कि टोटल सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 24 आवर्स। और इस 24 आवर्स 24 घंटे में 10 घंटा जो है वो जीवन फेज़ खुद ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जीवन फेज़ में जो है ना पूरा तैयारी करना पड़ता है, सेल किस तरह से डिवाइड करेगा, सेल में ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है जो एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होना है। ठीक है, उसके लिए सारा तैयारी करना पड़ता है। तो जीवन फेज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स बेसिकली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर है? जीवन फॉलोज सेल डिवीजन माइटोसिस। ठीक है, मतलब जीवन के बाद ही तो माइटोसिस होगा ना, तो इसीलिए इसको पूरा क्या करना पड़ता है? तैयारी करना पड़ता है। बेसिकली ग्रोथ जो है इसी में होता है, इसीलिए इसमें 10 आवर्स लगता है। इसको याद कर लो, इट्स अ फैक्ट। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग, पता है, एस फेज। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अभी हम लोगों ने जो देखा वो क्या था? लॉन्गेस्ट स्टेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था? जीवन था ना उस समय, अभी जो देखा प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी कह रहा है शॉर्टेस्ट स्टेज कौन सा होगा? तो सबसे छोटा स्टेज कौन सा है बताओ? G2 या M? इस बच्चे ने क्या लगाया? G2 लगाया है, गलत लगाया है। ठीक है, M फेज जो होता है जिसमें कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, आपको याद होगा कि 24 घंटा में इन जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो केवल और केवल 1 घंटे के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो M फेज़ होता है, ठीक है, माइटोसिस का जो फेज होता है उसमें बेसिकली शॉर्टेस्ट स्टेज होता है। तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट स्टेज कौन सा हो गया? M फेज़ हो गया। और लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा हो गया? G1 हो गया। क्लियर है? ये देखो टाइम ड्यूरेशन याद कर लो। ठीक है, आप लोग अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, G1 में कितना? 10 घंटा लग रहा है। S में 8 घंटा लग रहा है। G2 में 5 घंटा लग रहा है। और M में 1 घंटा लग रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा जो M फेज हो गया वो शॉर्टेस्ट फेज हो गया, G1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज हो गया। और उसके बाद ये इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन आप बताइए क्या सीक्वेंस होगा सेल साइकिल का। तो सबसे पहले G1 होगा। ठीक है, कितना घंटा लगा? 10 घंटा। ठीक है, उसके बाद S, इसमें कितना घंटा लगा? 8 घंटा। फिर है तुमको G2, इसमें कितना लगा? तो 5 घंटा। ठीक है, और उसके बाद क्या था तुमको? M। उसके बाद कौन सा फेज है? तो M। ठीक है, M में कितना लगा? तो 1 घंटा। ठीक है, तो याद करना इस तरह से G1 S G2 M। ठीक है, 10 8 5 1। क्लियर है? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये वाला कि कह रहा है कि जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट गोनाड्स इन्वॉल्व्स। जो जर्म सेल्स होता है वर्टिब्रेट गोनाड्स में, उसमें किस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है? तो इसमें याद रख लो ऑप्शन सी, बोथ माइटोसिस और मियोसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बेसिकली सेल्स डिवाइड करके माइटोसिस प्रोसेस से डिप्लॉयड सेल्स बनाता है, और यही डिप्लॉयड सेल्स जो है उसमें मियोसिस होता है तो हैप्लॉयड गैमीट्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं जर्म सेल्स में। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है बेसिकली? क्या है? डुप्लीकेशन में हेल्प करता है क्रोमोसोम का? ना। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम? बिल्कुल सही, क्योंकि सेंट्रोमियर से ही तो क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं ना। तो अगर वो सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे तो क्या क्रोमोसोम आराम से स्मूथली मूव कर पाएगा? नहीं। तो ये बेसिकली क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में हेल्प करता है सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर है? सेंट्रोमियर ये जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर्स इन। ठीक है, क्रोमोसोम में जो रिडक्शन है, क्रोमोसोम का नंबर जो कम होता है वो किस स्टेज में होता है, किस फेज़ में होता है? देखो पैकेटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, ये तीनों प्रोफेज हो गया। ठीक है, इस तीनों में तो नहीं होगा क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर नहीं कम होता है। ठीक है, इसमें भले ही अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, बाइवेलेंट यानी टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं हो रहा है।
ठीक है। ये बेसिकली एनाफेज में होता है। क्यों? क्योंकि एनाफेज में स्प्लिटिंग होता है ना सेंट्रोमियर का। तो जब स्प्लिटिंग होता है तब क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा हो मतलब टूट जाता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं जो कि लाइंड अप होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है, वो क्या होता है मेटाफेजिक प्लेट से जब एनाफेज के स्टेज में जब ऑपोजिट पोल में जाते रहते हैं तो वो क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो टूट जाते हैं सेंट्रोमियर से। तो सेंट्रोमियर से टूटने से क्या हो जाता है, वो जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? तो द रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग एनाफेज, द क्रोमोसोम आर लाइंड अप ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। क्लियर है? तो इसको आप लोग ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो रहा है सेल डिवीजन और सेल साइकिल का PYQ। क्लियर है? और इसके अलावा भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं क्रोमोसोम चैप्टर, ठीक है। क्रोमोसोम का चैप्टर जो है वो NCERT में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक से जो है मतलब पहले मतलब क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चूँकि ये पूछा हुआ है तो इसीलिए हम लोग उसको समझेंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में इसको हम गलत ना करें। क्लियर है? तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।